इधर इजराइल की संसद में पास हुए 2 विधेयकों ने अब एक नया युद्ध भड़का दिया है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कंट्रोल के लिए पास किए गए बिल पर प्रेसिडेंट ट्रंप भड़क उठे हैं। ट्रंप ने इजराइल को धमकी दी है कि वो वेस्ट बैंक में कुछ नहीं करेगा, नहीं तो वो उसका साथ छोड़ देंगे। उधर मुस्लिम देशों के सभी गुट अब साझा बयान जारी करके इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं, जबकि तुर्की ने इजराइल से जंग के लिए यूरो फाइटर जेट जुटाने शुरू कर दिए हैं। तुर्की ने अब कतर और ओमान से जंगी जेटों की डील शुरू की है। तो सवाल उठने लगे हैं, क्या कतर खुद पर हुए हमले का बदला अब इजराइल से लेने जा रहा है? तीन मुस्लिम देशों ने इजराइल को उसी के अंदाज में सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। मतलब ये कि युद्ध बम बारूद से शुरू होगा। जरूरत पड़ी तो इजराइल पर परमाणु हमले की तैयारी है। मुस्लिम देश इजराइल से लेबनान, ईरान, सीरिया, यमन और गाजा का पूरा हिसाब लेने जा रहे हैं। नेतन्याहू के लिए ये युद्ध बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि इस बार ट्रंप भी साथ देने को तैयार नहीं। वेस्ट बैंक पर छिड़ा गाजा से भयानक युद्ध। 22 मुस्लिम देशों का इजराइल पर हमला। ट्रंप के बीबी को कुचल डालेगा तुर्की। इजराइल बोला सीज फायर नहीं, बंकर फायर। यूक्रेन से पहले खाड़ी में तीसरा विश्व युद्ध। वेस्ट बैंक पर नेतन्याहू की टेढ़ी नजर ने महायुद्ध भड़का दिया है। इजराइल की हरकत से ट्रंप के भी होश उड़ गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सफाई भी दी है कि इजराइल कुछ नहीं करेगा, इजराइल वेस्ट बैंक से दूर ही रहेगा। लेकिन ट्रंप की सफाई अरब देशों को हजम नहीं हो रही है। अरब वर्ल्ड इजराइल को जला डालने के लिए उतावला हो रहा है। खाड़ी का नया बारूदी बखेड़ा महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसमें इजराइल फिलहाल अकेला दिखाई दे रहा है, जिसके खिलाफ खाड़ी के 3 सबसे ताकतवर देशों ने जंग का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने धमकी दी कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक की तरफ देखा भी तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। कतर ने ऐलान किया कि अगर नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो इजराइल को कोई नहीं बचा पाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने वार्निंग दी कि वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे की कोशिश महाविनाश की वजह बन सकती है। ونؤكد هنا إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف، مؤكدين أيضا على أن قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية من الدولة الفلسطينية। मुस्लिम देशों की युद्ध की धमकी से सुपर पावर अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। इजराइल में ट्रंप दनादन अपने दूत भेज रहे हैं। किस ने नेतन्याहू से हाई प्रोफाइल मीटिंग की है? मीटिंग का मकसद क्या है? क्यों ट्रंप ने पूरा फोकस इजराइल फ्रंट पर लगा दिया है? ये सारी बातें जानने उससे पहले वेस्ट बैंक पर उनका प्रॉमिस भी सुन लीजिए। ट्रंप ने दावा किया कि वो वेस्ट बैंक में नेतन्याहू को कुछ भी नहीं करने देंगे। The West Bank is, don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. Israel's doing very well. They're not going to do anything with it. ट्रंप ने मुस्लिम देशों को पक्का प्रॉमिस किया
मगर उनके भरोसेमंद देश कहे जाने वाले ही यकीन करने को तैयार नहीं, खासकर सऊदी अरब, जिसका इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने मजाक उड़ाया। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बेजलेल स्मोट्रिच की कही बातें चुप गई हैं। אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים, לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים על החול במדבר בסעודיה, אנחנו נמשיך להתפתח באמת עם כלכלה וחברה ומדינה ואת כל הדברים הגדולים והנהדרים שאנחנו יודעים לעשות. अरब देश इजराइल की संसद में पेश हुए विधायक से भड़के हुए हैं। इजरायली संसद ने एक दिन पहले 2 बिल पास की जो वेस्ट बैंक पर इजरायली कानून लागू करने का रास्ता साफ करते हैं। पहला बिल पूरे वेस्ट बैंक पर संप्रभुता थोपने का है, जबकि दूसरा पूर्वी जेरूसलम के पास माले अदुमिम सेटलमेंट को कवर करता है। The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. That will continue to be our policy. And if people want to take symbolic votes, they can do that. But we certainly weren't happy about it. जैसे ही नेसेट में बिल पास हुए, मुस्लिम वर्ल्ड भड़क गया। अरब लीग और OIC ने भी साझा बयान जारी करते हुए इजराइल पर हमला बोल दिया। उधर इजराइल दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो के सामने पीएम नेतन्याहू ने सुरक्षा चुनौतियों पर फिर से चिंता जाहिर कर दी। Today, this is a circle of trust and partnership. You've been an extraordinary friend of Israel, and now we face days of destiny. We want to advance peace. We still have security challenges, but I think that we can work together, and by working together, both address the challenges and seize the opportunities. And there are plenty of both. पीएम नेतन्याहू के साथ मीटिंग के बाद मार्क रूबियो ने हमास को हथियार छोड़ने की चेतावनी एक बार फिर दोहरा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री हमास के बंधकों के शवों को सौंपने की मांग भी कई बार कर चुके हैं। इसमें हमास की तरफ से हो रही देरी को वजह बता करके इजराइल वेस्ट बैंक मिशन में जुट गया है। वेस्ट बैंक की अहमियत क्या है, जरा इसे भी जान लीजिए। वेस्ट बैंक में करीब 30 लाख लोग रहते हैं। जबरदस्त गोलबंदी हुई है। कोई शक नहीं कि युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पश्चिम एशिया में तनाव बहुत ज्यादा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब वेस्ट बैंक को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को क्लियर मैसेज दिया कि वेस्ट बैंक युद्ध में वो इजराइल का साथ नहीं देने वाले। तो फिर इजराइल का क्या होगा? फरवरी 2025 से इजराइल से युद्ध की तैयारी कर रहे एर्दोआन क्या पहला हमला बोलने वाले हैं? नेतन्याहू के लिए युद्ध का सबसे बड़ा फ्रंट अब खुल गया है, जिसमें इजराइल को 22 देशों की सेनाओं से भिड़ना पड़ सकता है। फिलहाल तो इस युद्ध में बारूदी तड़का तुर्की लगा रहा है। प्रेसिडेंट एर्दोआन हर दिन नए देशों को इजराइल के खिलाफ भड़का रहे हैं। गाजा पर ट्रंप के प्लान का खौफ दिखा करके एर्दोआन खाड़ी देशों में जबरदस्त वॉर प्लान पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एर्दोआन की गाजा पॉलिसी पर ज्यादातर देशों की सहमति भी है। मिस्र और जॉर्डन ने तो इजराइल के खिलाफ होने का ओपन ऐलान कर रखा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने गाजा मुद्दे पर ही नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला था और एक बार फिर दुनिया भर से समर्थन लेने के बाद इजराइल पर एक्शन लेने का प्लान अरब अलायंस ने बना लिया है। एर्दोआन के वॉर ट्रायंगल ने नेतन्याहू को फंसाकर युद्ध में हराने का रोड मैप तैयार किया। एर्दोआन इजराइल को 1967 के दौर में ले जाने की धमकी कई बार दोहरा चुके हैं। Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktada çabalarını
ve Filistin'e desteğini hız kesmeden एर्दोआन ने युद्ध त्रिकोण कुछ ऐसा बनाया जिसमें फंसा इजराइल बुरी तरह तबाह हो सकता है। वेस्ट बैंक में ट्रंप का वादा इजराइल ने जैसे ही तोड़ा, तुर्की इजराइल पर 3 तरफ से हमला करने का प्लान बना सकता है, जिसमें पश्चिमी छोर से अरब देशों की संयुक्त सेना इजराइल पर टूट पड़ेगी, तो उत्तरी छोर से अंकारा से ऑपरेट होने वाली सेना और कमांडर जुलानी की फौज होगी। तीसरे फ्रंट पर यानी दक्षिणी छोर से इजराइल को मिस्र की लीडरशिप से चुनौती मिलेगी। इजराइल से टकराने से पहले तुर्की जबरदस्त हथियार खरीद शुरू कर चुका है। एर्दोआन ने कतर से सेकंड हैंड यूरोफाइटर जेट खरीदने की डील पर जोर लगा रखा है। वहीं ट्रंप से तुर्की F-35 फाइटर जेट की डिमांड बार बार दोहरा रहा है। पुतिन से S-400 खरीदने पर एर्दोआन को अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से बाहर फेंक दिया है, मगर अब एर्दोआन ने ट्रंप से दोस्ती गांठ ली है। कतर पर इजराइल के हमले के बाद वो ट्रंप से F-35 की मांग करते आ रहे हैं। तुर्की को पता है कि इजराइल के पास अमेरिका के F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट का बहुत बड़ा बेड़ा है, जिसकी काट फिलहाल तुर्की के पास नहीं है। मगर अरब वर्ल्ड के पास सुपर पावर के सभी जंगी लड़ाके हैं। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जहां हर तरह के हथियारों की तैनाती है। खासकर अमेरिकी बम वर्षक विमानों का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। खाड़ी में अमेरिकी सेंट्रल कमांड जब बहुत ज्यादा एक्टिव होती है तो फिर कई देशों में खलबली मच जाती है, क्योंकि सीक्रेट एयरबेस से लगातार रात में उड़ान भरी जा सकती है। रात में टेक ऑफ करने वाले ये विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक लॉन्ग रेंज वाले बम वर्षक होते हैं। अमेरिका की बॉम्बर फ्लीट के सबसे खतरनाक विमान कुछ मिनट के अंदर ही वॉर मोड में आ जाते हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर, परमाणु बम गिराने वाले ये तीनों जहाज सिर्फ ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार करते हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर और B-52 तीनों जब उड़ते हैं तो समझ लीजिए दुनिया में कोई ना कोई वॉर जोन एक्टिव हो जाता है। अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खतरनाक बम वर्षक B-52 जब ये रनवे पर चलता है तो और ज्यादा विध्वंसक नजर आता है। अमेरिका का B-52 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बम वर्षक विमान है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। इस बम वर्षक विमान को अमेरिका हमेशा एक बहुत ही खतरनाक मैसेज के रूप में इस्तेमाल करता आया है। हालांकि अब तक ट्रंप सिर्फ इजराइल के हक में उसके दुश्मनों को अपने हथियारों से डराते रहे हैं, मगर वेस्ट बैंक पर उनका रुख नेतन्याहू से बिल्कुल अलग है। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा समझौता किसी भी सूरत में बरकरार रहे, लेकिन इजराइल के इरादे खौफनाक हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल डिफेंस फोर्स की एंट्री युद्ध की आग भड़का सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि पश्चिम एशिया से शुरू होगा ऐसा बड़ा युद्ध जो यूक्रेन की जंग से भी खतरनाक होगा, जिसे रोकना ना ट्रंप के बस की बात होगी, ना खामनेई और ना ही एर्दोआन की। एक नया वॉर जोन वेस्ट बैंक से निकलकर इजराइल में बन जाएगा, और फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा भी मंडराने लगेगा, जिसमें एटम बमों का धमाका भी हो सकता है।